तो नमस्कार दोस्तों, आज 5 प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा जो है 16वां दिन है। और देखिए, कल के जो प्रश्न थे उनके आंसर हमने कल वहीं डिस्कस कर लिए थे। आज के भी जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी यहीं कर देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन अभी इनके शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन के नीचे, लेकिन आगे प्रयास करेंगे हम जो है एक्सप्लेनेशन भी इसमें शामिल कर पाएँ। तो अभी फिलहाल आज के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी हम लोग डेली 5 क्वेश्चन तो लगातार देख ही रहे हैं ना, तो हम लोग जो है अपना रूटीन तो नहीं तोड़ सकते। आगे इसको बेहतर और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज की पहली अपनी रश्मिका देख लेते हैं, जो जीवन में आपकी रोशनी ला सकती है। जीवन का हर पड़ाव हमारे कुछ सीखने के लिए है। आप जिस पड़ाव को बिना सीखे जाने देंगे और अनदेखा करेंगे, जीवन दोबारा उसी पड़ाव को बार बार आपके सामने लेकर तब तक आता रहेगा जब तक आप उससे मिलने वाली सीख को आत्मसात नहीं कर लेते। तो इसलिए कभी भी जीवन में जो भी पड़ाव आए, उससे जो भी सीख मिल रही है उसको सीखिए। किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए कि अब चलो इस बार हो गया, अब अगली बार देखेंगे। ऐसा मत करिए, नहीं तो फिर रिवर्स होकर वही कंडीशन आके खड़ी हो जाएगी। देखिए, पिछला इसके पहले वाली भी हमारी रश्मिका जो है वो यही कह रही थी कि असफलताएं हमें सिखाने के लिए होती हैं, तो असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। लगभग कुछ कुछ उसी तरह की ये भी रश्मिका है हमारी आज की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए आप, क्या है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। मीन्स मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड किससे निकलती है? तो कपास, चावल, गन्ना, गेहूँ। अब मीथेन के बारे में आप जानते हैं, दलदली जो है चावल के खेत में पानी भरा रहता है। हालांकि देखिए, गन्ने को भी पानी काफ़ी चाहिए होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चावल जो है वो एकदम काफ़ी ज़्यादा भीगा रहता है खेत, उसमें रोपाई जो की जाती है ना, तो वो ही जो है गीले दलदली खेत टाइप में की जाती है। देखा होगा आपने, जो है अभी राहुल गांधी की भी एक फ़ोटो आई थी, आपने देखा होगा कि वो धान के खेत में पैंट ऊपर करके घुसे हुए थे। तो आप समझ लीजिए किस तरीके का रहता है धान का खेत। तो मीथेन दलदली क्षेत्रों से ही निकलती है, तो इसलिए आंसर इसका जो है बी है, चावल। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। खेती की चावल सघनीकरण प्रणाली, जिसमें चावल के खेतों को वैकल्पिक रूप से गीला करने और सुखाने का अभ्यास किया जाता है, के परिणाम स्वरूप बीज की आवश्यकता कम हो जाती है, मीथेन उत्पादन कम हो जाता है, बिजली की खपत कम हो जाती है। देख लीजिए, फिर से रिपीट करते हैं। चावल सघनीकरण प्रणाली, जिसमें चावल के खेतों को वैकल्पिक रूप से गीला करने और सुखाने का अभ्यास किया जाता है, तो इसमें जो है क्या होता है, चावल बीज की आवश्यकता कम हो जाती है, मीथेन उत्पादन कम हो जाता है, बिजली की खपत कम हो जाती है। अब देखिए, ये इसमें जो है तीनों ही बातें सही हैं कि जो चावल सघनीकरण प्रणाली है, बीज की आवश्यकता भी कम हो जाती है, मीथेन का उत्पादन भी कम हो जाता है। सघनीकरण प्रणाली में आप देखिए, जब एरिया घटाएंगे तो ऑब्वियसली जो है उत्पादन तो कम होगा ही होगा। फिर जब सघन कर ही रहे हो आप, तो फिर बीज की आवश्यकता भी कम हो ही जाएगी और बिजली की खपत भी कम हो जाएगी, जब सब सघनीकरण ही कर देंगे आप उसका। उसके बाद देखिए तीसरा, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी झील सूख कर रेगिस्तान में बदल गई है? तो ये करंट अफेयर से आया होगा ये क्वेश्चन। आंसर इसका जो है फागू इबिन झील था। विक्टोरिया झील आप जानते हैं अफ्रीका में है। ओगुटा झील और वोल्टा झील, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ की झीलें हैं। और फागू इबिन तो आप जान ही रहे हैं कि पश्चिम अफ्रीका की ही है, ये तो आंसर में ही लिखा हुआ है। फिर भी आपको कंट्री वाइज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी झील कहाँ की है। उसके बाद आप देखिए चौथा, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो ये वेटलैंड है और उनके राज्यों के साथ जोड़ा गया है इनको। तो होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्थम कोट्टा तमिलनाडु झील। तो कितने जोड़े जो है सही सुमेलित हैं? आंसर है इसका बी, यानी केवल 2 जोड़े जो है सही सुमेलित हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए गलत कौन से जोड़े सुमेलित हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में तो सही है, आप देख के बताइएगा, हम बता ही देंगे तो फिर क्या। पांचवा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी का वादा करता है, एक है, क्या है देखिए बताइए। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का बिंग, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत समिति जलवायु परिवर्तन। अब देखिए यही चीज़ है कि UNFCCC जो है बड़ा फेमस है, सब ने पढ़ा होगा। कभी ज़िंदगी में कभी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर नाम की कोई चीज़ पढ़ने को नहीं मिली होगी। बस ये है कि आप करंट में अपडेट रहते हैं चीज़ों के साथ, तो वरना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहीं अभी ताज़ा तो नहीं बना दिया गया है। तो इसलिए जो है देखिए, सी तो बिल्कुल गलत ऐसे ही समझ में आ रहा है। UNEP और विश्व बैंक द्वारा प्रचारित, ये भी देखिए साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। बशर्ते करंट से आप अपडेट हैं तब, नहीं तो वहम हो जाएगा आपको कि ऐसा तो नहीं कि जो है बना दिया गया हो जल्दी में। तो 2 तो ऑप्शन इसके सीधे ही खराब थे। अब IPCC की विंग है, IPCC के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, ये भी आपको नॉर्मली पता रहेगा। मीन्स कुल मिला के ये है
कि अगर आप अपने स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर के साथ एकदम अपडेट हैं तो एलिमिनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम को तोड़ने का एक तरीका है। और ये कंसिस्टेंसी हम आपको बता रहे हैं कि आप कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम 2 महीने या 3 महीने बैठेंगे और सारा कवर कर लेंगे। तो ये 2 महीने और 3 महीने की कहानी नहीं है। आप कभी पेपर उठा के देखिए या फिर जो है आप एक बार थोड़ा सा कवर करने की चैतन्य होकर कोशिश करेंगे ना, तो एक दिन में कम से कम 20 से 22 इशू ऐसा होता है कि वो 20 से 22 इशू आपके कवर करने का है। और आप सोचिए कि 20 से 22 इशू हर दिन आ रहा है अगर, तो साल के 365 दिन, और जो करंट अफेयर और जो मैटर वहाँ पे आता है वो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच का होता है। तब आप सोच लीजिए कि 365 इंटू 22 इंटू 2 मतलब 365 इंटू 44 करिए तो इतने मुद्दे होते हैं। 3 महीने में आप कितना दिमाग में डाल लोगे? क्योंकि कवर करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको जो मिल गया आपने उतना यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, हो गया जो भी आपको पढ़ने को मिल गया। आप खुद जा कर के आप अगर उसको देख सकते हैं तो इससे बेहतर आपकी तैयारी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जितने सजग हैं अपनी तैयारी को लेकर के, उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी और उतना ही आपका ब्रेन काम करेगा, उतना ही एनालिटिकल आप हो पाएंगे। कोई 4 नोट्स पढ़ के या फिर जो है कुछ लाइंस याद करके, तो ये चीज़ें आपको जो है एग्ज़ाम को डील करने के लेवल तक, अब देखिए ऐसा नहीं अपवाद स्वरूप लोग तो आपको मिल ही जाएंगे जिन्होंने ऐसा भी किया होगा, लेकिन ये मतलब भाई मेरी मान्यता ये बिल्कुल नहीं है, हम इसे एक सस्टेनेबल तरीका बिल्कुल नहीं मानते। तो एटलीस्ट आपको खुद जो है जिंदा दिल होना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो फिर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि आप जो है समय के साथ चल सको, समय के साथ ट्रैक करो, फॉलो करो उसको। तो जब आप समय के साथ ट्रैक करोगे, फॉलो करोगे, तब रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं हर जगह बेटर मिलेंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोग जो है इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हमारा जो है 17वां दिन होगा। देखिए हम लोग 80 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने आज। तो देखिए छोटे छोटे प्रयासों का असर कितना बड़ा होता है। अभी आप देखते जाइए लास्ट तक हम लोग जो है कितना कवर करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब सोच सकता है आप काउंटिंग करोगे तो लेकिन मैं गिनती घटा बढ़ा दूंगा ठीक है, चलिए नमस्कार।